नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी आर्बिट्रेशन को लेकर, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को आर्बिट्रेशन को लेकर के कई सवाल हैं और आर्बिट्रेशन का जैसे ही नाम आता है उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि अब आर्बिट्रेशन का नोटिस हमारे पास आ गया है तो हम क्या करें, ये आर्बिट्रेशन होता क्या है और कब होता है, आर्बिट्रेशन में इंटरिम ऑर्डर कब और कैसे पास होता है। अगर इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं, कैसे इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास हो गया है तो उसे रद्द कराया जा सकता है। यही कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं और उसी को लेकर के आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगी। अब आर्बिट्रेशन का नोटिस को लेकर के जो डर है वो आपके मन से पूरी तरह निकल जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख ली। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी आपके नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। अब जैसे कि बैंक एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर या फिर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्यू होने पर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपको डराने के पर्पज़ से दूसरे स्टेट में करती है। अब सवाल ये आता है कि बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन ही क्यों करता है, क्यों कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं करता, क्यों कोई रिकवरी सूट नहीं फाइल करता। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि बैंक एनबीएफसी अगर कोर्ट में जाती है या कोई भी रिकवरी सूट फाइल करती है तो वहाँ पे जो उसके लीगल खर्चे हैं और वो बढ़ जाते हैं। और आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कम खर्चे में हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग को ही चूज़ करती हैं। और आपके पास जब भी आर्बिट्रेशन की लीगल नोटिस सेक्शन 21 में आते हैं, प्री आर्बिट्रेशन का, सोल आर्बिट्रेटर का या फिर आर्बिट्रेशन इन्वोक करने का, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के नोटिस जब आते हैं तो बैंक एनबीएफसी आपके लोन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन होने के चलते ये नोटिस आपको भेजता है और उसी क्लॉज के चलते आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है। अब जब आपके पास ये आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं तो आप भी डर जाते हैं कि एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन लिखा है तभी बैंक आर्बिट्रेशन कर रहा है और अब अगर अवार्ड पास हो गया तो हमारी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, हमारा अकाउंट ना फ्रीज हो जाए। इसी घबराहट में आप समझ ही नहीं पाते और ऐसे में क्या करें ये आपको पता ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों से सुना है कि अवार्ड पास हो जाता है और आपके घर का जो सामान है ना वो उठा लिया जाता है, पुलिस आएगी आपके घर पे और आपका जो भी सामान है वो उठा करके ले जाएगी। अब समाज में बेइज्जती के डर से कहीं ना कहीं आपको ये सताता रहता है, कहीं हमारे भी घर पे इस तरह से सामान ना उठ जाए या हमारे भी घर पे इस तरह से आर्बिट्रेशन करके सामान उठाने की प्रोसीडिंग ना कर दे। अब आपको पूरी जानकारी तो होती नहीं है, जब भी आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं और आप कई लोगों से बातचीत करते हैं, पता करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमें इसमें रिप्लाई करना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्शन देना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और उसका रिप्लाई भी कर देते हैं, उसका ऑब्जेक्शन भी दे देते हैं ईमेल के माध्यम से। लेकिन फिर भी ये बैंक एनबीएफसी आपके जो रिप्लाई है, ऑब्जेक्शन है, उसको कंसीडर ही नहीं करता और आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता है और फिर आपका जो इंटरिम ऑर्डर है और अवार्ड है वो पास हो जाता है। तब आपको लगता है कि हमने तो रिप्लाई भी किया था मेल के ज़रिए, हमने तो ऑब्जेक्शन भी किया था, बट बैंक एनबीएफसी तो फिर भी प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू कर रही है, हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर रही है, हमारे अगेंस्ट में अवार्ड पास कर रही है। अब ऐसे में भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जिसमें सिर्फ आर्बिट्रेशन वर्ड का होना ही आर्बिट्रेशन करने की प्रक्रिया को मान्यता नहीं देता है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटेस्ट जजमेंट आया था जिसमें यूनिलेटरली अगर कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है बैंक एनबीएफसी तो जो आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है वो वैलिड नहीं होता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आप आर्बिट्रेशन का जवाब नहीं देते हैं तो बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेटर द्वारा एक तरफा इंटरिम ऑर्डर सेक्शन 17 के तहत और एक्स पार्टी अवार्ड करा देता है। और जब आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो आर्बिट्रेटर के द्वारा एक्स पार्टी अवार्ड
या फिर ऑर्डर पास करा दिया जाता है। और अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना पड़ता है, आपको अपना जवाब देना पड़ता है, आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है। और कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वो आपकी सुनता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है वो वीडियो लिंक के जरिए होती है और उसमें कई बार देखा गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और अगर आप अपना कोई भी पक्ष रखते हैं तो उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं और आर्बिट्रेटर जो है वो आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देते हैं। अब ऐसे में अगर कोई भी अवार्ड या ऑर्डर पास होता है तो उसे आप उच्च न्यायालय के तहत सेट असाइड भी करा सकते हैं। सेट असाइड कराने के लिए आपको सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के तहत में इस अवार्ड को सेट असाइड कराना होता है, जिसके लिए आपको लीगल एक्सपेंस भी देना पड़ता है। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि जब हमारे पास EMI देने के भी पैसे नहीं हैं तो हम लीगल खर्चा कहाँ से करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम शुरू में ही इसे होने से रोक सकते हैं? क्या बैंक NBFC जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपके बिना ऑब्जेक्शन दिए पास हो जाता है तो क्या उसे वो एग्जीक्यूट करा सकती है? अगर आपके पास शुरू में ही कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आप ऑब्जेक्शन दे करके शुरू में ही इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को ख़त्म कर सकते हो और आगे कोई भी आपके पास मीटिंग लिंक आता है या प्रोसीडिंग ज्वाइन करने के लिए आता है उसको आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को हम नहीं करना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हमारे कंसेंट से नहीं हो रही है, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है वो दोनों पार्टियों की कंसेंट से होना चाहिए। जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो दोनों पार्टी की कंसेंट से होना चाहिए। और आपको भी पता है कि जो बैंक NBFC है किस तरह से यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, किसी अदर स्टेट में जाकर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कराती है। जो भी आर्बिट्रेटर है वो भी अदर स्टेट का होता है, कई बार बायस्ड होता है। 99% देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर है वो बैंक NBFC के फेवर में ही डिसीजन देता है। चाहे आप अपना पक्ष रख दें, प्रोसीडिंग ज्वाइन करके भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी देते हैं, तभी भी वो जो डिसीजन देते हैं वो कहीं ना कहीं बैंक NBFC के फेवर में देते हैं। अब बैंक NBFC इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है आर्बिट्रेशन को लेकर के वो यही आती है कि मैडम आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, हमें क्या करना चाहिए। आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो आर्बिट्रेशन का नोटिस है वो नोटिस कौन सा है। क्या लीगल नोटिस है, क्या प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस है, क्या सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद का नोटिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो आप वहाँ पे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को ज्वाइन करना चाहें तो उसको प्रोसीड करके ज्वाइन करके आप अपना पक्ष रख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हमें आर्बिट्रेशन के साथ नहीं जाना या आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग में ज़्यादातर आर्बिट्रेटर दूसरे बैंक NBFC के पक्ष में ही डिसीजन देता है तो हमें उस आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करना है, तो ऐसे में आप अपने एग्रीमेंट के हिसाब से जो जो ग्राउंड्स आपके हो सकते हैं आप एक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बहुत से लोग खुद से भी आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे देते हैं, मेल के ज़रिए दे देते हैं और बहुत से लोग एडवोकेट के माध्यम से भी देते हैं। अब सबसे पहले कंडीशन आई कि आपने खुद से आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, उसे वो रिकॉर्ड में लेते ही नहीं हैं कि जब रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया तो हमारा ऑब्जेक्शन कैसे कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरा सवाल जो आता है कि आपने किसी भी एडवोकेट के माध्यम से भी ऑब्जेक्शन दिया है और आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रिकॉर्ड में नहीं लेके आगे फर्दर प्रोसीडिंग करके भी अवार्ड पास हो गया है, ऑर्डर पास हो गया है, तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप खुद से ऑब्जेक्शन देते हैं तो कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स होते हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी होता है और आप अपनी जो भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं उसको एक लीगल पॉइंट के साथ ही दर्ज कराएं, जो कि लीगली अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू देते हो, किसी भी लीगल एक्सपर्ट के थ्रू देते हो तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेटर या बैंक NBFC को उसे अपने रिकॉर्ड में लेना होता है। और अगर वो रिकॉर्ड में नहीं भी लेते हैं
तो भी वो लीगली बाउंड होते हैं, क्योंकि आपके पास में अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो उसका प्रूफ एविडेंस होता है, आपके पास पोस्टल रिसिप्ट होती है, आपने अगर मेल के ज़रिए भेजा है तो वो मेल होता है। बट हाँ, मेल से ज़्यादा आपका जो पोस्टल रिसिप्ट है वो ज़्यादा एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर, तो इसलिए पोस्ट के ज़रिए ही आप ऑब्जेक्शन करें। अब बात यहाँ पे ये आती है, मैं सभी से एक सवाल पूछती हूँ कि जब बैंक एनबीएफसी और बोरोवर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज होगा तो बैंक एनबीएफसी को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन ले, लेकिन जब भी लीगल एक्शन लेने की बात आती है तो सबसे पहले वो अपने किसी भी पैनल के एडवोकेट के माध्यम से या किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस भेजता है। क्या वो खुद से आपको नोटिस नहीं भेज सकता है? क्या वो खुद से आपको इंटीमेट नहीं कर सकता है कि अगर आपने हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो पे नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे? वो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि अगर कोई भी लीगल नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाता है, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजती है एडवोकेट के जरिए, तो कहीं ना कहीं उसकी लीगल लाइबिलिटी आपकी बन जाती है, क्योंकि अगर आप उसका रिप्लाई कर देते हैं तो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपकी लीगल लाइबिलिटी बनती है, और फर्दर जो बैंक एनबीएफसी है वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। ये एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसे बैंक एनबीएफसी को फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर आपको भी किसी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है एडवोकेट के माध्यम से, और तभी आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक लीगल पार्ट होता है जिसे फॉलो करना ही होता है। इसलिए अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं ये सोच करके कि हम जो भी ये प्रोसीडिंग होती है सिविल प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन की, उसका जवाब जो है वो खुद से दे दें, अगर वो रिकॉर्ड में ले ले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर रिकॉर्ड में ना ले तो वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं कि उसे रिकॉर्ड में लेना ही पड़ेगा, और ना उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी फ्यूचर में रहती है। इसलिए जब भी आप एडवोकेट के माध्यम से देते हैं या किसी एक्सपर्ट के माध्यम से देते हैं तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्शन को उनको रिकॉर्ड में लेना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही या तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को वहीं पे समाप्त कर देते हैं, और अगर फिर भी वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते हैं तो वो प्रोसीडिंग आपकी बायस्ड होती हैं, कहीं ना कहीं एक तरफा होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपने ऑब्जेक्शन या तो किया है या नहीं किया है, जो आर्बिट्रेटर है वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है, या फिर जो अवार्ड है वो एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है, अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया हुआ है तो जो भी अवार्ड पास हुआ है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवार्ड पास होना ही सब कुछ नहीं है। अवार्ड पास होने के बाद भी उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, और कोई भी एक तरफा इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास वो ऑब्जेक्शन देने के बाद कर नहीं सकते, लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो वो जब एग्जीक्यूट कराने जाते हैं सिविल कोर्ट में तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, यानी कि उसे एग्जीक्यूट कराना जो अनिवार्य होता है वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाता, तो उसे आप सेट असाइड भी करा सकते हैं, परंतु उसमें आपका लीगल एक्सपेंस लगता है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप शुरू में ही एक लीगल एक्सपर्ट या फिर किसी भी एडवोकेट के माध्यम से ऑब्जेक्शन दे करके ख़त्म कर सकते हैं। आगे की प्रोसीडिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के थ्रू अगर कोई भी अवार्ड पास होता है तो वो इनवैलिड होता है और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।